आज का जो ये टॉपिक है हमने प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए कंबाइन रखा हुआ है, क्योंकि ये जितना मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? स्तूप वास्तुकला, स्तूप आर्किटेक्चर हमने हड़प्पा पढ़ा था, हालांकि वहां से भी फैक्ट्स कुछ आएंगे, लेकिन वो ऑलरेडी आप लोग बार बार पढ़ते हैं। स्तूप में कुछ नई चीजें आपको जरूर सीखने को मिलती हैं जो केवल मुख्य परीक्षा के छात्र मुख्य परीक्षा की तैयारी दौरान पढ़ते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का अति महत्वपूर्ण सब ये टॉपिक, जहां से बार बार सवाल आ रहा है। अभी कुछ आर ओ के पेपर में भी आपके एक सवाल आया था स्तूप से, है ना, सबसे बड़ा वाला, भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, आया था ना। तो यहां से वो सब चीजें कवर हो जाती हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त कुछ फैक्ट्स जो मेंस के लिए आप पढ़ते हो छूट जाते हैं। तो मेंस की तैयारी के दौरान पढ़ने से अच्छा है कि इनको अलग अलग पढ़ने से, सॉरी, अच्छा है कि इनको एक साथ आप पढ़िए। तो स्तूप की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्तूप आया कहां से, ये शब्द कहां से आया और क्यों प्रयुक्त हुआ, आगे जाकर इसका विकास कैसे हुआ, और अंततः ये बौद्ध धर्म तक किस तरीके से सीमित रह गया, ये सब चीजें हम इन पर बात करेंगे। क्या ये बौद्ध धर्म से शुरू हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। स्तूप की शुरुआत जो हमको प्रारंभिक साक्ष्य स्तूप के मिलते हैं वो ऋग्वेद से मिलते हैं। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में भी इसका जिक्र है। दरअसल पहले लोग यज्ञ किया करते थे, यज्ञ की जो आभा होती थी ना, उसके लिए स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा प्रकृति में जो बहुत ही ओजस्वी चीजें हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य की जो आभा है उसके लिए भी स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। वृक्षों के जो वितान होते हैं, जो उनकी छाया होती बड़ी दूर से जब आप देखते हो जंगल को, वृक्षों का वितान जब देखते हो तो कैसा दिखाई पड़ता है? एक आभा सी दिखाई पड़ती है, और उस पर रोशनी पड़े सूर्य या चंद्र की तो और सुंदर और भी वो आभा में नजर आती है। उसके लिए भी स्तूप शब्द का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे इनका महत्व बढ़ता गया स्तूपों का, और इनको जो महान लोग होते थे, या भगवान के भी आप देखते हो, भगवान की जो फोटो वगैरह, तो उसमें आभा पीछे रहती है। तो इन सब चीजों के लिए स्तूप शब्द का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे जब स्तूप का चलन बढ़ा तो इस रूप में इसको जाना जाने लगा कि किसी की याद में, किसी की स्मृति में, या पूजा के उद्देश्य से, पर्यटन के उद्देश्य से, शिक्षाओं को फैलाने के उद्देश्य से, तमाम उद्देश्यों से भी तमाम प्रकार के स्तूप बनाए जाने लगे। बौद्ध धर्म में, चूंकि बौद्ध एक नया धर्म था, उनको अपने उपदेश का एक माध्यम बनाना था किसी चीज को, तो उन्होंने स्तूपों को ही बनाया। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में बाद के समय में जो बौद्ध अनुयायी हुए, उन्होंने स्तूपों का वृहत स्तर पर निर्माण कार्य किया। अशोक ने तो 84,000 स्तूप बनवाए थे, और उसके बाद हालांकि स्तूपों को भव्य बनाने का और सर्वाधिक चरमोत्कर्ष तक जो स्तूपों की संरचनात्मक व्यवस्था है, उनकी सुंदरता है, चरमोत्कर्ष तक पहुंची शुंगों के काल में, अर्थात मौर्योत्तर काल में ये चरम अवस्था पहुंचती है। लेकिन मौर्य काल में इनको काफी आधार प्रदान हुआ, इनका विस्तार, इनके बारे में हर कोई जानने लगा। वैदिक काल में स्तूपों से हर कोई परिचित नहीं था, या उसके बाद मौर्य काल के पहले स्तूपों का इतना ज्यादा चर्चा नहीं था स्तूप थे। जब बुद्ध का परिनिर्वाण होता है, महापरिनिर्वाण होता है, उसके बाद उनके अवशेषों पर 8 स्थान पे स्तूप बनाए जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो संरचनात्मक रूप से सही नहीं रहते हैं, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मौर्यों ने स्तूपों को सही तरीके से बनाना शुरू किया। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए विश्व भर में, खासकर उस समय जो भारत का जो उनका क्षेत्र था, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक एक लंबा चौड़ा क्षेत्र, वहां पे। बाद के समय में गुप्तों ने भी स्तूप बनवाए, लेकिन वो शुंगों जैसे नहीं थे। शुंग काल की जो परिस्थितियां थी, जो उस समय स्तूप बनवाए गए, जो उन्नत अवस्था में बनाए गए, वो उन्नत अवस्था आपको गुप्त काल में नहीं दिखाई पड़ती है। एक प्रकार से कह सकते हैं डाउनफॉल स्टार्ट हो गया वहां से, क्योंकि गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण में ज्यादा महत्व दिया गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्तूपों पर ध्यान ही नहीं दिया, बनवाए स्तूप, धमेक का स्तूप इसका उदाहरण है, लेकिन वो भव्यता नहीं है जो आपको सांची के स्तूप में, भरहूत के स्तूप में दिखाई पड़ती है। तो ये स्तूपों का एक हमने आपको बता दिया भूमिका।
अब आइए स्तूपों के बारे में हम विस्तृत स्तर पे विषयात्मक पढ़ाई करेंगे। ये स्तूप आपको दिखाई पड़ रहा है। स्तूप क्या है? एक संरचना है और इसमें ये चबूतरा है। चबूतरे पे अर्धगोलाकार आकार का ये आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, उसको अंड कहते हैं। ठीक, अंड का जो तात्पर्य होता है, जो दर्शन है अंड का, इसको शांति का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक माना गया है? शांति। ऐसा माना जाता है कि स्तूपों को जब आप देखने जाते हो, जब आप अंड को देखते हो तो आपको पूरे ब्रह्मांड की याद आती है और आप शांति को प्राप्त होते हो। ठीक, दूसरा, इसके ऊपर आप देख रहे हो आड़े तिरछे यहां पर पत्थर रखे हुए हैं। इन पत्थरों को हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। और हर्मिका पवित्रता का प्रतीक होता है। और इस पवित्रता का प्रतीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? ये जो रखा हुआ है इसको छत्रावलियां या छत्रक कहते हैं। छत्रावलियां या छत्रक कहते हैं। ये शिक्षा का प्रतीक है। ये शिक्षा का प्रतीक होती है। ये आपको तोरण द्वार, ये क्या है? प्रवेश द्वार हैं जो चारों तरफ बने होते हैं स्तूप के, इनको तोरण द्वार कहते हैं। और इनमें आप चित्रकारी देख रहे होंगे, यहां पर मूर्तियां और चित्र बने हुए हैं। इसी तरीके से स्तूप के चारों तरफ एक दीवार सी होती है। ठीक, एक घेरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ, या फिर इनको हम लोग एक दूसरे नाम से जानेंगे। यहां पर पेन ले लेते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी आपके महत्वपूर्ण हैं। तो हम बता रहे थे, ये हो गया अंड आपका। ठीक, ये हो गई हर्मिका, ये आपका छत्रावलियां, ये तोरण द्वार, और ये वेदिकाएं। क्या कहेंगे इनको? वेदिकाएं चारों तरफ होती हैं। और वेदिकाओं पे भी कई स्थानों पर आप देखोगे स्तूप में वेदिकाओं पर भी चित्रकारी और मूर्तिकला आपको दिखाई पड़ेगी। उनका विषय अलग अलग होता था, उसी आधार पे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट और बनावट, संकल्पना और बनावट। संकल्पना हमने बता दी, स्तूप क्यों बनाए गए, स्तूपों की शुरुआत कैसे हुई, स्तूपों की आवश्यकता क्यों हुई, बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा आवश्यकता क्यों हुई, यह भी हमने बता दिया आपको। संकल्पना और बनावट। अब बनावट की बात करें तो यहां पर चित्र आपने देख ही लिया, चबूतरा, चबूतरे पे ही वो अर्धगोलाकार जो आकृति है जिसको हम अंड कहते हैं। ठीक है, ये चबूतरे पे बनी होगी आकृति। मेरी कला थोड़ी सी कमजोर है तो आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आरा तिरछा होगा। तो इसके ऊपर एक हर्मिका रखी है। हर्मिका मतलब यहां पर पत्थरों से बनी संरचना होती है जिसके ऊपर छत्रावलियां होती हैं। ठीक है, इस तरह से छत्रावलियां होती हैं जो शिक्षा का प्रतीक होती हैं। इसके चारों ओर वेदिकाएं होती हैं। वेदिकाएं होती हैं, ठीक है, एक घेरा होता है चारों तरफ। ठीक, जो बताता है कि ये पवित्र भूमि है, इसमें आप प्रवेश कर रहे हो। वेदिकाओं का क्या दर्शन है कि ये पवित्र भूमि है जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हो। और इसमें प्रवेश करने के लिए चारों तरफ, चारों दिशाओं में तोरण द्वार होते हैं। तोरण द्वार जो है चार दिशाओं का प्रतीक होते हैं। उत्तर दिशा में सोम, दक्षिण दिशा में यम, पूर्व दिशा में इंद्र और पश्चिम दिशा में वरुण। तो इसको सोम द्वार कहा जाता है उत्तरी द्वार को, दक्षिणी द्वार को यम द्वार कहा जाता है, पूर्वी द्वार को इंद्र द्वार कहा जाता है और पश्चिमी द्वार को वरुण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वार होते हैं ये। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तोरण द्वार है। स्तूपों के प्रकार। स्तूप कई प्रकार के होते हैं उद्देश्यों के आधार पे। शारीरिक स्तूप जो किसी महान व्यक्ति जैसे बुद्ध हो गए, उनके जो अवशेषों पर बने होते हैं उनको शारीरिक स्तूप कहते हैं। पारिभौगिक स्तूप जो दूसरा प्रकार होता है स्तूप का, ऑब्जेक्ट स्तूप जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग उन्होंने, जैसे कपड़े हो गए, ठीक, पंखा वगैरह हो गया, जो भी है
सामान जिसका इस्तेमाल आप वो कर रहे हैं, अंगोछा हो गया, तो उस पर जो बना होता है याद के रूप में, पवित्र, चूंकि उनके जाने के बाद ये हो जाता है, महान व्यक्ति की जो चीजें होती पवित्र होती हैं, तो वो पारिभौगिक स्तूप होते हैं जो उनके उपभोग किए हुए वस्तुओं पर, बाल्टी, लोटा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उद्देशिक, जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं स्तूप, जैसे शिक्षा के उद्देश्य से जो बनाए जाते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जो बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्या उद्देशिक स्तूपों की ही है। स्तूपों में सबसे ज्यादा जो स्तूप बने हैं वो उद्देशिक स्तूप भी हैं। जाहिर सी बात है, शारीरिक या पारिभौगिक की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन उद्देशिक, अगर शिक्षा का उद्देश्य ले लिया जाए तो कितने भी स्तूप बनाइए। ठीक इसी तरीके से पूजार्थक स्तूप भी बहुत ज्यादा संख्या में बने हुए हैं, जो पूजा के लिए बनाए गए हैं। पूजार्थक स्तूप उनको कहते हैं। तो शारीरिक, पारिभौगिक, उद्देशिक और पूजार्थक 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। ठीक है, स्तूपों का दर्शन हमने आपको बता ही दिया। उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। उद्भव हमने बताया वैदिक काल में इनका उद्भव होता है, और किस लिए होता है यह भी हमने आपको बता दिया। बाद में मौर्यों से पहले स्तूप बनाए जाते हैं, और ये स्तूप देखिए, मौर्यों से पहले भी और वैदिक काल में भी स्तूप बनाए जाते थे महान व्यक्ति की याद में, बाद में राजाओं के याद में बनाए जाने लगे। और 4 प्रकार के जो स्तूप हमने बताए, उन्हीं में से कोई ना कोई प्रकार का स्तूप बनाया जाता था, लेकिन इतना प्रसिद्धि नहीं मिली थी स्तूपों को, न तो संरचनात्मक रूप से, कलात्मक रूप से, और न ही लौकिक रूप से। लेकिन मौर्य काल में क्या होता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही, अशोक के खासकर काल में, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत वृहत स्तर पे होता है। धम्म का प्रचार जिसको कहते हैं। उस प्रचार के दौरान अशोक ने अकेले 84,000 स्तूप, 84,000 से भी अधिक स्तूपों का निर्माण करवा डाला। उसमें से कुछ नष्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्तूप आज भी मौजूद हैं। ऐसे ऐसे गांव जिनका नाम आपने सुना नहीं होगा, ऐसे ऐसे शहर जहां, जिसके बारे में आप जानते, सोच भी नहीं सकते, वहां भी स्तूप मौजूद हैं अशोक के बनवाए हुए। ठीक है, तो 84,000 से अधिक स्तूपों, किसी ने गिना नहीं है, ये अभिलेखों से ही उनके ज्ञात हुआ है कि इतने अधिक स्तूप इन्होंने बनवाए हैं। अशोक के बाद क्या होता है, मौर्य काल में जो स्तूप बनते हैं दोस्तों, जैसे जैसे सारनाथ में चौखंडी स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, भरहूत का स्तूप हो गया, ये सब अशोक ने निर्मित करवाए थे। लेकिन इनका जो आज का रूप हमको दिखाई पड़ता है, उत्कृष्टतम रूप जो दिखाई पड़ता है, वो शुंगों ने बनवाया था। मतलब अशोक के सांची स्तूप को ही और बड़ा बना दिया, और बृहत आकार और भव्यता प्रदान कर दी शुंगों ने। लेकिन निर्माण कार्य करवाया किसने? अशोक ने। ठीक, तो मौर्य काल में ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा काल था, किसके लिए? स्तूपों के लिए। लेकिन सर्वोत्तम काल कौन सा था? मौर्योत्तर काल, क्योंकि इस समय शुंगों ने वृहत मात्रा में स्तूपों का न सिर्फ निर्माण करवाया, बल्कि न तो उसके बाद न तो उसके पहले ऐसे स्तूपों का निर्माण हुआ था। कलात्मक दृष्टि से ये सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए थे मौर्योत्तर काल में। फिर गुप्त काल में भी स्तूप बनाए गए, गुप्तोत्तर काल में भी स्तूप बनाए गए। गुप्तों ने धमेख जैसे स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन वो भव्यता नहीं दे सके जो शुंगों ने दी थी। गुप्त काल में आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो सातवाहनों और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने भी स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें अमरावती का स्तूप बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है। अमरावती के स्तूप को हम सांची के स्तूप और भरहूत के स्तूप के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी अभी करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन ही पूछेगा आपके मुख्य परीक्षा में। और जितने प्रकार के स्तूप हैं, ये आपका केसरिया स्तूप अभी पूछा था ना आपके आरओ के एग्जाम में, इसको भी हम थोड़ा फैक्चुअली देखेंगे प्रीलिम्स के दृष्टि से। तो ये आपको समझ में आया, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में स्तूप का निर्माण हुआ। स्तूपों की संरचना हमने आपको बता दी, इतना ही लिखना है। स्तूप बना करके बता दीजिए क्या क्या है, क्या मतलब है इसका, दर्शन क्या है इसका, और किस काल में किस तरह से स्तूपों का निर्माण कार्य हुआ। विकास काल आप बता सकते हैं। मुख्यतः 3 स्तूप दिखाएंगे, अगर उदाहरण पूछेगा तो सांची का स्तूप, भरहूत का स्तूप और
अमरावती का स्तूप, क्योंकि कलात्मक दृष्टि से जितनी चर्चाएं हो सकती हैं इन तीनों स्तूपों में वो समाहित हैं। ठीक है ना। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश और इक्ष्वाकु वंश, इनने स्तूपों का निर्माण करवाया, बहुत स्थानों पर करवाया, जिसमें आपको हमने बताया कि अमरावती ये उल्लेखनीय है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्तूप सांची, भरूच और अमरावती। अब इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा, ये तीनों के चित्र हैं, सांची के भी, भरूच के, अमरावती के भी। भरूच, इसमें जो भरूच का स्तूप है दोस्तों, ये पूर्ण अवस्था में नहीं मिलता है हमें। बाकी सांची में 3 स्तूप हैं मुख्यतः। एक तो बुद्ध के अवशेष पर बना है, जो कि अशोक द्वारा बनाया गया था, अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप है, जो महास्तूप जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महास्तूप बोलते हैं। दूसरा जो स्तूप है, ये बुद्ध के शिष्यों के अवशेष पर बना है, बुद्ध के शिष्यों के अवशेष पर बना है। और तीसरा जो स्तूप बना है, वो भी बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों पर बना है, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर बना है। तो 3 स्तूप हैं और तीनों आपको दिखते होंगे चित्र में अक्सर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी उनको स्थान मिला हुआ है। तो सांची की ये तीनों स्तूप, जिनमें से एक महास्तूप है जिसको अशोक ने निर्मित किया था, बाद में सांची का जो विकास हुआ, सांची के स्तूप को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया कलात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से शुंगों ने पहुंचाया था। ठीक है, इसको और ज्यादा भव्य बनवा दिया था। भरहुत को भी अशोक ने निर्मित करवाया, लेकिन शुंगों ने इसको जो है चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। अमरावती, अमरावती का स्तूप जो है एकमात्र स्तूप है। देखिए, दक्षिण भारत के जो स्तूप हैं उसमें ज्यादातर स्तूप संगमरमर के बने हुए हैं, संगमरमर के बने हुए हैं। वहीं सांची और भरहुत का जो स्तूप है ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, अंतर भी आप देखते जाइएगा, क्योंकि अंतर ही प्रीलिम्स में भी, मुख्य परीक्षा दोनों में अंतर भी पूछेगा। प्रीलिम्स में भी पूछेगा, मुख्य परीक्षा में पूछेगा, तो दोनों की दृष्टि से पढ़िएगा। हाँ, एक प्रश्न ये भी आ सकता है माइंड में आपके, क्या कुषाणों ने कुछ किया था? बीच में कुषाण भी आए थे। बिल्कुल, कुषाणों ने भी स्तूपों का निर्माण करवाया था, लेकिन वर्तमान में जो उनके बनवाए हुए स्तूप हैं वो पाकिस्तान में है। जैसे तक्षशिला में बनवाया था उन्होंने, 1-2 और स्थानों पर बनवाया था, जो स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक, लेकिन बनवाया था उन्होंने भी, स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन हम केवल उन स्तूपों की चर्चा करें, ऐसे तो हम चर्चा करेंगे तो खत्म ही नहीं होगी, किसने किसने स्तूपों का निर्माण करवाया। तो हम चर्चा केवल विशेष तथ्यों का ही करते हैं, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और प्रीलिम्स की भी दृष्टि से। तो हमने बताया सांची और भरहुत का स्तूप, पहली बात कि बलुआ पत्थर से बने हुए। ठीक, सांची की स्तूप की बात करें दोस्तों, तो ये कलात्मक दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। मतलब इतने श्रेष्ठ होते हैं कि आप दूर से देखेंगे इनकी कलाकृतियों को। जैसे सांची का स्तूप जो है, उसमें सांची का जो स्तूप है दोस्तों, सांची का जो स्तूप है उसमें वेदिकाओं पर, जो वेदिकाएं हैं ना, इस पर चित्र बने आपको मिलते हैं। ठीक है, वेदिकाओं पर मिलते हैं, तोरण द्वार पे चित्र नहीं मिलते हैं, तोरण द्वार पे चित्र नहीं मिलते हैं। जबकि भरहुत के स्तूप में तोरण द्वार और वेदिकाओं दोनों पर आपको मूर्ति और चित्रकला दोनों दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरा अंतर जो है सांची और भरहुत में आ गया। ये सांची और भरहुत दोनों बलुआ पत्थर के बने हैं, तो समानता हो गई। अमरावती ये स्तूप संगमरमर के बने हुए हैं। दूसरा जो अंतर आ रहा है सांची और भरहुत में आ रहा है कि सांची का स्तूप जो है ये, इसके केवल तोरण द्वार पर ही, सॉरी, इसके वेदिकाओं पर चित्रकारी हुई है, तोरण द्वार पे नहीं, अंड पर नहीं। लेकिन भरहुत में किस, चूंकि अंड भरहुत में मिले ही नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, सांची के स्तूप जहां हमको संपूर्णता में प्राप्त होते हैं, भरहुत का स्तूप संपूर्णता में प्राप्त नहीं होता। इसका केवल तोरण द्वार और वेदिका और तोरण द्वार मिलते हैं, सॉरी, वेदिका और तोरण द्वार मिलते हैं, और
वेदिका पर और तोरण द्वार दोनों पर ही चित्र बने हुए हैं, मूर्तिकला और चित्रकला के हमको यहाँ पर मिलते हैं। और भरहुत स्तूप जब मिला नहीं है तो कैसे पता चला कि भरहुत स्तूप की आकृति कैसी रही होगी? तो भरहुत स्तूप जैसा था, ये घंटाकार था, अर्ध घंटाकार था, ये हमको पता चलता है यहां से। इसके जो वेदिकाएं हैं ना, वेदिकाओं पर घंटाकार चित्र का निर्माण है और इससे पता चलता है कि भरहुत का स्तूप जो था वो घंटाकार था। ठीक, अमरावती का स्तूप भी हमको उन्नत अवस्था में मिलता है, अमरावती का स्तूप, लेकिन ये संगमरमर का बना है, विपरीत सांची और भरहुत के। तीसरा, अब आर्ट की बात करते हैं। इनका विषय क्या है? जो इस पे चित्रकला या मूर्तिकला है, इनका विषय क्या है? जो दृश्य कलाएं इन पर निर्मित हैं, सांची के स्तूप और भरहुत के स्तूप में समानता मिलती है। इन दोनों का विषय सेम है। दोनों में ही हीनयान, बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय है, उससे संबंधित कलाकृतियां, जैसे बुद्ध के जो चिन्ह हैं, घोड़ा, हाथी, ठीक, गर्भ में आने का समय, सिंह, ये सब, बैल, ये सब चित्रित मिलते हैं और बहुत ही, सांची में देखा जाए तो बहुत ही उन्नत अवस्था में मिलते हैं। अगर आप दूर से देखें तो 3D चित्र आपको दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है 3 डायमेंशनल चित्र आप देख रहे हो, इतना बढ़िया से उकेरे गए हैं। भरहुत में वो स्थिति नहीं है कला की जो सांची में है, लेकिन भरहुत में भी हीनयान जो कला है उसका प्रदर्शन है। हीनयान के अलावा इन दोनों में जातक कथाओं का भी चित्रण है। जो जातक कथाएं हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधी कहानियां जो हैं, उनका वर्णन है। जातक कथाओं के अलावा लोक जीवन से संबंधित स्त्री पुरुष, उनसे संबंधित घटनाएं, इसका भी वर्णन है। ठीक है, यक्ष यक्षणियां, ये सब भी उसमें चित्रित हैं, भरहुत और सांची दोनों में। अमरावती थोड़ा सा अलग है। अमरावती में हीनयान के साथ साथ महायान, अर्थात यहां पे बुद्ध की मूर्तियां भी अमरावती स्तूप में मिलती हैं। अमरावती स्तूप में बुद्ध की मूर्तियां भी हमको उकेरी हुई मिलती हैं। तो अमरावती में एक चीज डिफरेंस हो जाती है कि महायान का चित्रण है। दूसरा डिफरेंस हो जाता है कि यहां पर ये संगमरमर से निर्मित है, ठीक। और यहां पे जो तोरण द्वार है ना, तोरण द्वार के स्थान पे ये खुला हुआ है, इसका जो मार्ग है अंदर जाने का, प्रवेश द्वार है, खुला हुआ है। यहां पर 5 स्तंभ इस तरीके से बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? स्तंभ बने हुए हैं, जिनको आर्यक स्तंभ कहते हैं। तो आर्यक स्तंभ मिलते हैं कहां पे? अमरावती स्तूप में। यह भी प्रश्न आ चुका है, यह भी प्रश्न आ चुका है कि आर्यक स्तंभ कहां पाए जाते हैं। तो उत्तर भारत में तो नहीं, दक्षिण भारत में, वो भी अमरावती के स्तूप में स्पष्ट रूप से आपको आर्यक स्तंभ मिलते हैं। घंटशाला में भी मिलते हैं, लेकिन आर्यक स्तंभ स्पष्ट रूप से अमरावती, और पूछा भी गया है, इसका उत्तर भी अमरावती आयोग ने माना है। यूपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो ये 5 स्तंभ हैं, इनसे होकर जाना होता है, ठीक। इन्हीं को हम आर्यक स्तंभ कहते हैं, आर्यक स्तंभ कहते हैं। याद रखिएगा, अमरावती वाले स्तूप में हमको ये मिलता है। बाकी सांची भरहुत में हमको तोरण द्वार मिलते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्तूपों का वर्णन पूरा। स्तूप में इससे ज्यादा आपको न लिखना है न पढ़ना है, ये अंतर जो हमने आपको बताया। बाकी जातक कथाओं का वर्णन भी अमरावती में है, यक्ष यक्षणियां आदि, जो जीवन के, मानव जीवन की जो विभिन्न परिस्थितियां, जैसे पानी भरती हुई महिलाएं, ठीक है। हाँ, चित्र में अगर बात करें तो यहां पर महिलाओं का जो चित्रण है विशेषकर, तो उनको बहुत अच्छे से उकेरा गया है अमरावती के स्तूप पे। वो कलात्मक दृष्टि से काफी उन्नत वो भी दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह से सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप में इतना ज्यादा छरहरी बदन वाले लोग नहीं हैं, लेकिन
आप अमरावती के स्तूप में देखेंगे तो स्त्रियों को काफी सौंदर्य उनको प्रदान किया गया है। सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती का स्तूप, खासकर नारी सौंदर्य की दृष्टि से, सांची के स्तूप से बेटर आप कह सकते हो। लेकिन सांची का स्तूप, चूंकि हमने आपको बताया कि चित्र उसके इस तरह से उकेरे गए हैं कि दूर से वो दिखाई देने में कैसे लगते हैं, थ्री डायमेंशनल चित्र ऐसा लगता है बनाए गए हैं। इतनी सुंदरता उनको प्रदान की गई है। इसलिए तुलना जब आप करेंगे तो अमरावती और स्तूप के चित्रकारी में करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि सांची के जो स्तूप है ये रिलीफ चित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिलीफ चित्र। आज हमने सुबह ही चित्र आपसे शायद बात की थी रिलीफ चित्र के बारे में। रिलीफ कुछ ऐसा कुछ शब्द यूज किया था हमने। तो रिलीफ का मतलब है कि रिलीफ मतलब क्या होता है? आराम कर रहा है। मतलब किसी समतल जगह पे कोई चीज अगर उकेरी जाती है तो रिलीफ चित्र का उदाहरण होती है। तो रिलीफ चित्र होते हैं ये, लगते हैं थ्री डायमेंशनल टाइप के। दूर से ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज वहां पर खड़ी हुई हो। इस तरीके से चित्र बनाए गए होते हैं। मतलब किसी समतल आकृति पर इस तरह से चित्र बनाया होता है कि मूर्ति जैसा प्रतीत होता है, तो उसको हम रिलीफ चित्र कहते हैं। ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो प्रीलिम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स में रहेगा। जो चीजें हमने बताई वही सब हैं, उतना पढ़ लेंगे। ये सब आप चाहो तो बना सकते हो अपने अनेकों निष्ठ बुद्ध। अनेकों निष्ठ बुद्ध क्या है भाई? अनेकों निष्ठ बुद्धा ये क्या है? आपने, आप में से मैं दावा करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संबंध हीनयान या थेरवाद बौद्ध धर्म से है। इसमें बुद्ध को मानव रूप में दर्शाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बजाय वे प्रतीक का उपयोग करते हैं। उदाहरणतः खाली आसन बुद्ध के ध्यान को इंगित करता है। पहिया धर्मचक्र और सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाता है। स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। तो अनेकों निष्ठ बुद्ध क्या है, आपको समझ में आ गया ना? इसका संबंध किससे है? हीनयान से है। ये सब हम आपको डिस्कस कर चुके हैं सूक्ष्म रूप में, उसी का ये विस्तार है केवल। ठीक है। आपको ये मैटर मिल जाएगा तो आप मुख्य परीक्षा में और अपने से भी जोड़ दोगे। हम थोड़ा वैल्यू एडेड मटेरियल आपको इसलिए देते हैं कि जो आप पढ़िए, आंसर राइटिंग में जो सीखिए वो ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ मटेरियल आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक। स्तूपों के प्रकार हैं, उन प्रकारों को हम देख ले। मतलब स्तूपों के विभिन्न स्तूप हैं। उन जैसे ये पिपरहवा का जो स्तूप है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल में आप इसमें हो सकता है पूछ ले आपसे पिपरहवा के स्तूप के बारे में। पिपरहवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर शहर के पास एक गांव है। अभी ये चर्चा में भी है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पिपरहवा के अवशेष लाए गए हैं अभी हाल ही में। कहाँ से खरीद कर लाए गए हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, परीक्षा खबरी में हमने बताया है आपको। तो पिपरहवा अपने पुरातात्विक स्थल और उत्खनन के लिए जाना जाता है, जिससे पता चलता है कि यह संभवतः बुद्ध की राख के उस भाग का दफनाया गया स्थान रहा होगा जो उनके अपने शाक्य वंश को दिया गया था। इस स्थल पर एक विशाल स्तूप, कई मठों के खंडहर और एक संग्रहालय भी मौजूद है। गनवारिया के निकटवर्ती टीले पर प्राचीन आवासीय परिसर और मंदिर भी पाए गए हैं।
रामाभार स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये भी है। तो रामाभार स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक भाग पर उस स्थान पर किया गया था जहां प्राचीन मल्ल लोगों द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया था। रामाभार स्तूप, जिसे मुकुट बंधन चैत्य भी, तो पूछेगा मुकुट बंधन चैत्य किसे कहा जाता है? यही रामाभार स्तूप को। बुद्ध का अंतिम संस्कार स्थल है। यह स्थल कुशीनगर देवरिया मार्ग पर मुख्य निर्वाण मंदिर से 1.5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। गुंबद के आकार का यह स्मारक ईंटों से बना है और 49 फीट ऊंचा है। कितना है? 49 फीट ऊंचा है। यह है वैशाली में पहला अवशेष सारिका स्तूप, जिसको बोलते हैं। सारिका स्तूप कहां पर है? इसके साथ आप लोग देखते रहिए, मिलान भी करते रहिएगा। सारिका स्तूप कहां है? वैशाली, बिहार में। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव अवशेषों के 8 भागों में से एक बुद्ध अवशेष स्तूप बौद्धों के लिए सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, जो पटना से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में वैशाली जिले में स्थित है। बुद्ध अवशेष स्तूप का निर्माण लिच्छवियों द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिट्टी की स्तूप के रूप में किया गया था। यही कारण है कि ये नष्ट हो गए हैं। हमने आपसे बताया कि इसका जो मौर्यों के पहले स्तूप का निर्माण हुआ था, इतना ज्यादा कलात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से मजबूत नहीं थे, इसीलिए वो आज उचित अवस्था में नहीं है। अशोक ने स्तूप को खोलकर उसमें से कुछ अवशेष निकाले और उसके बाद मूल संदूक को वापस रखते हुए स्मारक को बंद कर दिया तथा स्तूप को ईंटों से ढक दिया। किस स्तूप को? वैशाली के सारिका स्तूप को। ठीक है। बाद में 1958 से 1962 के दौरान पटना स्थित केपी जायसवाल अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में किए गए पुरातात्विक उत्खनन में इस स्तूप की खोज हुई। ठीक है। स्तूप के मध्य से खुदाई करके प्राप्त अवशेषों के बक्सों में मिट्टी के साथ मिश्रित भगवान बुद्ध की पवित्र राख, शंख का एक टुकड़ा, मोतियों के टुकड़े, एक पतली सुनहरी पत्ती और एक तांबे का सिक्का था। यह ताबूत 1972 में पटना संग्रहालय लाया गया था। यह है केसरिया स्तूप, जिसके बारे में भी पूछा भी था। केसरिया स्तूप केसरिया में एक बौद्ध स्तूप है, बिहार में, जो बिहार के चंपारण, जो पूर्वी चंपारण जिला है, पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यह स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और इसी के बारे में पूछा था। आयोग का आंसर भी ये था। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते थे तो उत्तर नहीं लगा पाए, सांची लगा दिया सबने। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। केसरिया स्तूप की परिधि लगभग 400 फीट, लगभग 120 मीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 104 फीट अर्थात 32 मीटर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। स्तूप का पहला निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है दोस्तों। इस स्तूप का मूल केसरिया स्तूप संभवतः अशोक के समय का है, क्योंकि वहां अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष के अवशेष भी मिले हैं। वर्तमान स्तूप 200 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश के समय का है और संभवतः 4वीं शताब्दी के शासक राजा चक्रवर्ती से संबद्ध रहा होगा। इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। यह ध्यान रखिए, प्राचीन काल में केसरिया मौर्य और लिच्छवियों के शासन के अधीन था। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के समय यह निर्मित हुआ था। 2 महान विदेशी यात्री फाहियान और झुयान जांग, जिनको या हेन सांग, ने प्राचीन काल में इस स्थान का दौरा किया था और अपनी यात्रा के रोचक और जानकारीपूर्ण विवरण छोड़े थे। और इसी में इन्होंने इस स्तूप की भव्यता का भी वर्णन किया था। दोनों ने कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क की मुहर वाले सोने के सिक्कों की खोज से केसरिया की प्राचीन विरासत की भी पुष्टि होती। तो यहां पर यह भी मिला है, ध्यान रखिएगा। 1814 में कर्नल मैकेंजी के नेतृत्व में इसकी खोज के बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस स्तूप की खोज शुरू हुई थी। बाद में 1861-62 में जनरल कनिंघम द्वारा इसकी खुदाई की गई और 1998 में पुरातत्वविद के मोहम्मद के नेतृत्व में एएसआई की एक टीम ने इस स्थल की उचित खुदाई की थी। ठीक है। बैराट स्तूप, बैराट मंदिर, ये राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। बैराट मंदिर एक स्वतंत्र बौद्ध मंदिर, एक चैत्यगृह है जो राजस्थान, भारत के विराटनगर शहर से लगभग 1 मील दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से बीजक की पहाड़ी, शिलालेख की पहाड़ी कहा जाता है।
यह मंदिर गोलाकार है, जो एक केंद्रीय स्तूप से बना है, जो एक गोलाकार स्तंभ और एक घेरने वाली दीवार से घिरा हुआ है। इसका निर्माण 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के समय में हुआ था और इसके पास अशोक के दो लघु शिलालेख, बैराट और कलकत्ता बैराट लघु शिलालेख पाए गए थे। बैराट का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जब इसे विराट नगर के नाम से जाना जाता था। विराट नगर प्राचीन महाजनपद मत्स्य या मत्स्य की राजधानी थी। बाणगंगा नदी का उद्गम निकटवर्ती गांव मैयर से, यहीं इसके पास से होता है। ठीक है, यह है वैराट स्तूप। सांची का स्तूप, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये। भरहुत स्तूप कहाँ है? भरहुत स्तूप ये सतना जिले के पास स्थित है, मध्य प्रदेश में ही। और आपका अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कृष्णा नदी घाटी पर स्थित है, गुंटूर जिले के पास। वर्तमान में गुंटूर में ही, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ही है अमरावती स्तूप। ठीक है ना। अमरावती नाम का एक जिला भी है वहां पे, जिसको राजधानी शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है। ये महाराष्ट्र वाला नहीं है, आंध्र प्रदेश वाला है अमरावती स्तूप। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा सांची के बारे में पढ़ ही लीजिए। सांची के स्मारकों में वर्तमान में बौद्ध स्मारकों का संग्रह है, जो मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक जारी है तथा 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास समाप्त होता है। मतलब इसमें निर्माण कार्य, पुनरुद्धार, ये सब होता रहा। महान स्तूप, जिसको हम महास्तूप बोल रहे हैं, जिसे स्तूप संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पुराना और महानतम स्मारक है। इसका निर्माण मौर्यों के शासनकाल में या अशोक के शासनकाल में हुआ था और यह अशोक के स्तंभों में से एक से अलंकृत है। यहां पर अशोक का स्तंभ है इसी में। ठीक है, आगामी शताब्दियों में जो हमने आपको बताया कि विशेष रूप से शुंगों और सातवाहनों के शासनकाल में महान स्तूप का विस्तार किया गया, शुंगों के काल में किया गया था। ठीक है, और उसे द्वारों और रेलिंगों से, जो तोरण द्वार हैं और वेदिकाएं हैं, उनसे अलंकृत किया गया तथा आसपास के क्षेत्र में स्तूप संख्या 2 और स्तूप संख्या 3 सहित छोटे स्तूपों का भी निर्माण किया गया। स्तूप 1 में बुद्ध के अवशेष होने का अनुमान है कि अशोक ने यहां पर बुद्ध के अवशेष पर स्तूप बनवाए। स्तूप 2 3 अलग अलग पीढ़ियों के 10 कम प्रसिद्ध अरहतों के अवशेष हैं। उनके नाम अवशेष संदूक पर अंकित हैं। तो 10 बौद्ध भिक्षुओं के उस पर बने हैं, दूसरे वाले। स्तूप 3 में सारिपुत्त और महामौगलायन के अवशेष हैं। सारिपुत्त और महामौगलायन ये बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे, तो इनके भी अवशेष हैं इसमें, तीसरे वाले में है। ठीक। अशोक वदन के अनुसार स्तूप को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, ये सब पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, सारी विशेषताएं हम आपको बता ही चुके हैं। भारत के स्तूप स्तूप के बारे में हमने बात की कि ये पूर्णतः नहीं मिलता है। ठीक, इसमें जो तोरण द्वार और वेदिकाओं पर चित्र मिलते हैं, इससे पता चलता है कि किस तरह का ये स्तूप रहा होगा। कुछ अगर अलग आपको प्रीलिम्स के लिए हमको दिखाई पड़ता है तो हम बता देते हैं, क्योंकि मुख्यतः यह मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। अब जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने कंबाइन कर दिया इसको। ठीक है, ये भरहुत स्तूप का पूर्वी प्रवेश द्वार है और रेलिंग है, अर्थात जो तोरण द्वार है। हाँ, एक चीज और आपको हमने बताई नहीं कि जो अमरावती का स्तूप है, उसमें अंड पर भी चित्रकला आपको दिखाई पड़ती है। अंड पर भी चित्र उकेरे गए हैं। कहां पे? अमरावती के स्तूप में। यह भी एक अंतर है। ठीक है, ये एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है कि इस तरह का भरहुत का जो रहा होगा, अंड रहा होगा। ठीक, घंटाकार इस तरह का रहा होगा और विशाल रहा होगा, इसका भी यहां प्रमाण मिला है।
यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण है। भरहुत में कथात्मक नक्काशी से पता चलता है कि किस प्रकार कारीगरों ने कहानियों को संप्रेषित करने के लिए, कहानियों को फैला कम्युनिकेट करने के लिए चित्रात्मक भाषा का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया। ऐसे ही एक कथा में ये ध्यान रखिए, रानी माया देवी जो सिद्धार्थ गौतम की माता थी, महामाया या माया देवी, उनके स्वप्न में एक हाथी को उतरते हुए दिखाया गया है। रानी को बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया गया है, जबकि एक हाथी को ऊपर रानी माया देवी के गर्भ की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा। हीनयान का दृश्य जो आपको दिखाई पड़ेगा, आपको हमने बताया कि हीनयान का दृश्य आपका तीनों हर स्तूप में है, लेकिन महायान वाला अगर पूछेगा, बुद्ध की मूर्ति वाला, प्रतिमा वाला, तो आप अमरावती पे सीधे जाओगे। तो ये सब आपको यहीं से हम बता दे रहे हैं कि आपको किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, किस तरह से उनको आपको टैकल करना है, मुख्य परीक्षा में भी और प्रीलिम्स में भी। ठीक, मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा? एक प्रश्न ये आ सकता है कि सांची के स्तूप, भरहुत के स्तूप और अमरावती स्तूप का तुलनात्मक अध्ययन करिए। ठीक है, तुलनात्मक विश्लेषण करिए, इनके महत्व के बारे में बताइए, इनकी विशेषताओं के बारे में बताइए। अलग से पूछ सकता है, एक साथ भी पूछ सकता है। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि किस तरीके से सांची का स्तूप भरहुत के स्तूप से कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ है, वर्णन करें। तो आप जो अभी हमने चीजें बताई, आपको स्तूप का दर्शन बताइए, स्तूप का महत्व बताइए, स्तूपों के प्रकार बताइए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। स्तूपों की संरचना के बारे में, संरचनात्मक विशेषताओं का वर्णन करें, उदाहरण के साथ करें। ये 3 उदाहरण आप दे दो तो कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उत्तर का बेस जो हमने शुरुआत में चर्चा की वही रहेगा। बाकी ये हम आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या आपके काम आ सकता है। धमेक का स्तूप, इस पर हमने चर्चा नहीं की, ध्यान रखिए, जो बनारस में है, जिसे धमेक और धमेक भी लिखा जाता है, जिसका संस्कृत संस्करण धर्मराज का स्तूप से लिया गया है, जिसको धर्मराज का स्तूप भी कहा जाता है, जिसका अनुवाद धर्म के शासन काल का स्तूप किया जा सकता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है, जिसका नाम धमेक स्तूप है। इस स्थल के निकट एक अशोक स्तंभ स्थित है, जिस पर एक शिलालेख उत्कीर्ण है। सारनाथ का महत्व, कहा जाता है कि धमेक स्तूप ऋषिपत्तन नामक स्थान का प्रतीक है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाले अपने अष्टांगिक मार्ग का खुलासा किया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। कई प्राचीन स्रोतों में प्रथम उपदेश स्थल को मृगदयावन या पशुओं के लिए एक अभयारण्य बताया गया है। बोध गया से बुद्ध सारनाथ के मृगदाव नामक स्थान पर गए ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जहां उनके तप के दौरान उनके साथ रहे 5 भिक्षु ठहरे हुए थे। यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन या कानून का पहिया घुमाने के नाम से जाना जाता है, जो आपके तिरंगे झंडे में भी, जिसको आप कल फहराएंगे, 15 अगस्त को फहराएंगे, उसमें प्रदर्शित है हमारे झंडे में। प्राचीन काल में इस स्थान को कई नामों से जाना जाता था, ऋषिपत्तन, मृगदाव और मृगदय। सारनाथ शब्द सारंगनाथ, हिरणों का स्वामी नाम के अपभ्रंश से आया है। यह पहले उपदेश का स्थान था। ठीक है, बुद्ध ने यहां कहा था मध्य मार्ग ही निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। यहां पर उन्होंने क्या कहा था कि जीवन जीने के 2 तरीके हैं, एक दुनिया के सभी सुखों में लिप्त रहना, दूसरा है खुद को इन सुखों से वंचित रखना। इन्होंने बीच का मार्ग अपनाने की बात की थी, न तो कष्ट से जियो, न बहुत ज्यादा मग नहीं रहो, बीच में रहो, जीवन के सत्य को पहचान कर आगे बढ़ो। सारनाथ में ही बुद्ध ने अपने संघ या भिक्षुओं के संगठन की नींव रखी थी। उनके 60 शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजा। उन्होंने महिला भिक्षुणियों का एक संघ भी स्थापित किया, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हो गई थी बाद में। औपनिवेशिक काल में जो उत्खनन कार्य हुए, ये सब तो आप पढ़ते हो, आपको पता है कि अशोक के अभिलेखों को खासकर पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, है ना। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में वो कामयाब रहे थे। वो अशोक के अभिलेखों की बात थी। सारनाथ की बात करें या औपनिवेशिक काल में उत्खनन जो इसका हुआ था सारनाथ के स्तूप का, इसके बारे में अगर फैक्ट, चूंकि प्रदेश में स्थित है इसलिए याद रखिएगा, सारनाथ में सुंदर स्तूपों और मठों की खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम के अधीन की गई थी। ठीक है, उन्होंने 1834 और 36 के बीच मठ और मंदिर के साथ साथ धमेक,
धर्मराजिका और चौखंडी स्तूपों की खुदाई की। ये तीनों ही सारनाथ में स्थित हैं। चौखंडी स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। धमेक का निर्माण जो है वो गुप्त वंश में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। इसके बाद कई उत्खनन हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 1904-05 में फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल द्वारा किया गया अशोक स्तंभ का उत्खनन था। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए, कि अशोक का जो स्तंभ है उसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? 1904-05 में फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल के द्वारा किया गया, ठीक, जिसमें सिंह शीर्ष भी शामिल था, जो प्रतीक चिन्ह है भारत का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह शीर्ष और धर्म चक्र था, लेकिन सिंह शीर्ष अब सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है, जबकि स्तंभ वही है जहां वह मूल रूप से था। सिंह शीर्ष को 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अशोक के बाद की बात करें तो सारनाथ की महिमा में वृद्धि करने वाले अन्य शासक कुषाण, गुप्त और हर्षवर्धन थे। गुप्त काल में धमेक स्तूप को पत्थर पर नकाशीदार पुष्प डिजाइनों से सुसज्जित किया गया था, इसीलिए इसके निर्माण का श्रेय भी गुप्तों को जाता है। सारनाथ को हूण आक्रमणों से नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने कुछ प्रारंभिक इमारतों का जीर्णोद्धार कराया, जो आज भी जीवंत अवस्था में है। सारनाथ को भी महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। पाल राजा महिपाल ने इन स्मारकों का जीर्णोद्धार करवाया था। ये सारनाथ से जुड़ी चीजें हैं। वास्तुकार जेम्स फर्गुसन ने टिप्पणी की कि धमेक स्तूप के मध्य भाग पर बनी मूर्तिकला की पट्टी में दिल्ली और अजमेर की मस्जिदों के समान अत्यंत जटिल ज्यामितीय पैटर्न है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्क्रीन पर की गई सुलेख कला इस स्तूप से मिलती जुलती है। ये सब फैक्ट्स हैं जो पूछ लेता है, आप बता नहीं पाते हो। अमरावती स्कूल या अमरावती स्तूप की बात करें तो अमरावती गांव जो पलनाडु जिला, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला वर्तमान में इसको बोलते हैं शायद, कृष्णा नदी के तट पर एक खंडहर बौद्ध स्तूप है, अमरावती स्तूप, जिसे अमरावती का महान स्तूप भी कहा जाता है। एक क्षतिग्रस्त बौद्ध स्मारक है, यह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन क्षतिग्रस्त अवस्था में होते हुए भी सुंदर है, ठीक है, पर्याप्त सुंदर है। आप इसको जाकर देखिएगा जरूर अगर अमरावती जाना हो। इसका निर्माण संभवतः 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईसा पूर्व के बीच विभिन्न चरणों में किया गया था, लेकिन बाद की शताब्दियों में इसे हीनयान मंदिर से महायान मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान विकसित सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के दौरान विकसित हुए थे। इसका निर्माण मुख्यतः सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने करवाया था। बाद में कुछ लोगों ने इसका पुनरुद्धार भी करवाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस स्थल की सुरक्षा का प्रभारी है। इस स्थल की उल्लेखनीय मूर्तियां भारत और विदेशों के कई संग्रहालयों में रखी गई हैं, जिनमें से कई बुरी तरह क्षतिग्रस्त तो हो चुकी हैं। अमरावती स्तूप भरहुत और सांची स्तूपों से अलग है। इसमें प्रवेश द्वारों के पास सिंहों से सुसज्जित स्वतंत्र स्तंभ थे। इन्हीं को आर्यक स्तंभ क्या कहा जाता है? सिंहों से सुसज्जित जो स्वतंत्र स्तंभ हैं, इनको क्या कहा जाता है? आर्यक स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। इनका गुंबद मूर्तिकला पैनलों से ढका हुआ था, ठीक है, जो अंड है इस पर भी मूर्तिकला पैटर्न बने हुए हैं, जबकि सांची और भरहुत नहीं मिलते हैं। स्तूप में सांची की तरह ढोल पर एक ऊपरी परिक्रमा पथ था। इस पथ पर 2 जटिल नक्काशीदार रेलिंग थी। पत्थर हरा सफेद चूना पत्थर क्षेत्र का, ये इसमें खास करके जो पत्थर है सफेद चूना पत्थर, इसको चित्रकारी में प्रयोग लाया गया था। दक्षिणी भारत में अन्य स्थान जहां स्तूप बनाए गए, जैसे गोली हो गया, घंटशाला हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया। नागार्जुन कोंडा में भी आर्यक स्तंभ मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जगिया पेट हो गया, भट्टी प्रोलू हो गया, पूछता है, ये सब नाम भी पूछता है, याद रखिएगा। ये भी अमरावती से प्रभावित हैं जो ये स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। इन पर भी अमरावती कला का प्रभाव है, इसलिए हम केवल अमरावती का ही अध्ययन करते हैं। दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न कई बार आ चुका है यहां से। आंध्र प्रदेश के वेंगी में
जहां चालुक्य वंश के शासकों का शासन था। कई स्तूप स्थल हैं जैसे जग्गेपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलु, नागार्जुनकोंडा, गोली, घंटशाला आदि। विशाखापट्टनम के निकट अनकापल्ली में 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान गुफाओं की खुदाई की गई और पहाड़ी को काटकर एक विशाल स्तूप बनाया गया। यह एक अनोखा स्थल है क्योंकि यहाँ देश के सबसे बड़े चट्टान कट स्तूप हैं। चट्टानों को काटकर स्तूप बनाया गया है। पूछा गया है ना, चट्टानों को काटकर स्तूप, शायद ये 2016 या 2017 का प्रश्न था। चट्टानों को काटकर स्तूप कहाँ बनाए गए हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, खासकर दक्षिण भारत में, क्योंकि यहाँ चट्टानों का काफी विद्यमानता पाई गई है। बुज्जनाकोंडा और लिंगलाकोंडा दो बौद्ध स्थल हैं। कौन? बुज्जनाकोंडा और लिंगालोकोंडा, ये दो बौद्ध स्थल हैं जो विशाखापट्टनम जिले में शंकरम नामक गांव के पास आसन्न एक दूसरे से जुड़ी हुई पहाड़ियों पर स्थित हैं, जो अनकापल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अनकापल्ली विशाखापट्टनम, बुज्जनाकोंडा, लिंगलाकोंडा ये भी विशाखापट्टनम। नागार्जुनकोंडा अमरावती के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल नागार्जुनकोंडा है, जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में नागार्जुन सागर के पास स्थित है। यह एक विशाल मठी विहार या विश्वविद्यालय था जो अब नागार्जुन सागर बांध द्वारा निर्मित झील के नीचे डूबा हुआ है। कई अवशेषों को उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया जो अब झील में एक द्वीप है, लेकिन अधिकांश मूर्तियां अब भारत और विदेशों में विभिन्न संग्रहालयों में हैं, जिस तरह से अमरावती की मूर्तियां हैं। चंदावरम बौद्ध स्थल एक और बड़ा स्तूप है। तो चंदावरम बुद्धिस्ट साइट इज अनदर लार्ज स्तूप जो यहां इसके पास स्थित है। गांधार स्तूप, गांधार स्तूप दोस्तों सांची और भरूच के स्तूपों का ही एक विकास है, इसलिए इसके बारे में अलग से नहीं पढ़ते हैं। गांधार स्तूपों में आधार गुंबद और गोलार्ध गुंबद की नक्काशी की गई है। स्तूप ऊपर की ओर पतला होकर एक मीनार जैसी संरचना बनाता है। कृष्णा घाटी में नागार्जुन कोंडा के स्तूप बहुत बड़े थे। ये सब फैक्ट्स हैं स्तूपों से रिलेटेड। आधार पर ईंट की दीवारें थी जो पहिए और तीलियों का रूप ले रही थी, जिन्हें मिट्टी से भर दिया गया था। नागार्जुन कोंडा के महाचैत्य का आधार स्वास्तिक के आकार का है, जो सूर्य का प्रतीक है। शुंग, कुषाण और सातवाहन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का अंत हो गया और उत्तर में शुंग और कुषाण तथा दक्षिण में सातवाहनों ने शासन किया। इन राजवंशों ने पत्थर निर्माण, पत्थर नक्काशी, प्रतीकवाद और मंदिर और मठ निर्माण की शुरुआत जैसे क्षेत्रों में कला और वास्तुकला आदि क्षेत्रों में प्रगति की। इन्होंने ही जो स्तूप वास्तुकला थी उसको चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था। बाकी इतना महत्वपूर्ण है नहीं, जितनी सातवाहनों ने जितने स्थान हमने आपको दक्षिण के बताए, यहां पर भारी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुषाण काल में बुद्ध को प्रतीकों के बजाय मानव रूप में दर्शाया गया था। ध्यान रखिए, ये सब फैक्ट्स आ सकते हैं। कुषाण गांधार कला जो पाकिस्तान वर्तमान में स्थित है, वहां गांधार शैली के अग्रदूत थे और कनिष्क के शासनकाल के दौरान बड़ी संख्या में मठ, स्तूप और मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। अब स्तंभ वास्तुकला, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में। तो जो हमारा अगला धारावाहिक होगा, अगला लेक्चर होगा, उसमें भी आप लोग प्रीलिम्स वाले भी देखिएगा। बहुत सारे आपको जबरदस्त जबरदस्त फैक्ट देखने को मिलेंगे जो प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।